बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 6 इवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ। अब इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है कि अभी तक जो लाइफ फॉर्म्स हैं अर्थ पे उनकी हिस्ट्री के बारे में जानना, दैट इज़ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मतलब हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि जो लाइफ फॉर्म है उनकी हिस्ट्री कैसे है, वो कैसे एग्जिस्ट करी हैं, कैसे आई हैं। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना, जो भी फ्लोरा और फौना में चेंजेस आए हैं। फ्लोरा यूज़ किया जाता है प्लांट्स वगैरह के लिए, फौना यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए, दैट हैव अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स ऑन द अर्थ. We must have an understanding of the context of origin of life, that is evolution of earth, of stars and indeed of the universe itself. तो बेसिकली हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे क्या क्या चेंजेस आए, स्टार्स में और यूनिवर्स में। तो मतलब इन पूरे इवोल्यूशन हुआ इन सब में, तभी क्या हुई, लाइफ एग्जिस्ट हुई। What follow is the longest of the all constructed and conjectured stories. This is the story of origin of life and evolution of life form or biodiversity on the planet Earth in the context of evolution of the Earth and against the background of the evolution of the universe itself. बेसिकली ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो पूरी स्टोरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की कैसे आई है, वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें इवोल्यूशन हुआ, जो भी बायोडाइवर्सिटी है हमारे अर्थ प्लैनेट पे उन सब में इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन हुआ अर्थ का, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें भी क्या हुई, इवॉल्व हुई। और ये इवॉल्व हुआ तो यूनिवर्स भी इवोल्यूशन हुआ। तो ये सब चीज़ें रिलेटेड है, इन सब का इवोल्यूशन हुआ तभी लाइफ एग्जिस्ट कर पाई। नाउ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब लाइफ आई कैसे? व्हेन वी लुक एट स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन टाइम। जब हम रात में तारों को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हम टाइम में पीछे की तरफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लुकिंग बैक इन अ टाइम। अब स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है, जो लाइट ईयर्स में मेज़र किया जाता है। वॉट वी सी टुडे इज़ एन ऑब्जेक्ट whose emitted light started its journey million of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now. अब जो हम देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट बेसिकली हम स्काई में देख रहे हैं, तो इनकी जो जर्नी है बहुत मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं ये, और हमारी आंखों तक इनकी क्या आती है, रोशनी है, ये हमें दिखाई देते हैं। When we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly and hence in the present time. जब हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो क्या देखते हैं, वो एकदम से दिखाई देते हैं। और हम जो आसपास की सराउंडिंग चीज़ों को देखते हैं तो क्या बताती है, प्रेजेंट टाइम की एग्जिस्टेंस बता रही है। तो ये कंपेयर करें, जब हम रात में से तारों को देख रहे हैं तो टाइम ट्रेवल मतलब पीछे की तरफ देख रहे हैं, टाइम में बैक देख रहे हैं कि इनकी स्टोरी जब ये इवॉल्व हुए, ये हमसे ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं फिर भी हमें दिखाई देते हैं। और जब अपने आसपास की सराउंडिंग की चीज़ें देखते हैं तो हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है। तो और इन्होंने कहा कि स्टेलर डिस्टेंस लाइट ईयर में मेजर होता है। सबको पता है स्टेलर डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली डिस्टेंस स्टार्स के बीच का, तो वो लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। देयरफॉर व्हेन वी सी स्टार्स वी अपरेंटली पीपिंग इनटू द पास्ट। वही उन्होंने बताना कि अगर हम स्टार्स को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं, अपने पास्ट में जा रहे हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ कंसिडर अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है हमारी, उसको क्या एक यूनिक इवेंट कंसिडर किया जाता है यूनिवर्स का, पूरी यूनिवर्स की हिस्ट्री में। द यूनिवर्स इज़ अ वास्ट, रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इट सेल्फ इज़ ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। हम देखें कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अगर हम ये बात भी करें कि अर्थ उसके सामने एक छोटा सा कण बराबर है, अगर यूनिवर्स के कंपेयर से बात की जाए तो द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड। यूनिवर्स बहुत पुराना है, कितना, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ से PYQ है, पूछा जाता है यूनिवर्स कितने साल पुराना है, 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कितना पुराना है, 20 बिलियंस ईयर ओल्ड है हमारा यूनिवर्स। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ द गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। हमारी क्या है, मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो आपस में क्लस्टर बनाती हैं, तब यूनिवर्स बनता है। गैलेक्सीज कंटेन स्टार, गैलेक्सी के अंदर स्टार हैं, क्लाउड ऑफ गैसेज है, डस्ट है, ये सब गैलेक्सीज के अंदर आता है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अगर हम यूनिवर्स का साइज कंसिडर करते हैं तो अर्थ इज़ इंडीड अ स्पेक। अर्थ क्या है, उसके सामने एक स्पेक बराबर है, कि मतलब हमारा यूनिवर्स जो है इतना बड़ा है कि उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो स्पेक मतलब अर्थ को क्या कंसिडर करते हैं, एक स्पॉट बराबर। स्पेक का मतलब होता है एक छोटा सा स्पॉट या मार्क, तो वही एक
कण बराबर है छोटा सा। अब जो बिग बैंग थ्योरी है अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो ये भी पीवाई क्यों बिग बैंग जो आई, तो क्या है बिग बैंग थ्योरी, क्या बताती है, क्या एक्सप्लेन करती है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। इट टॉक्स ऑफ एन सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, किसके बारे में बात करती है, एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन के बारे में बात करती है जो अनइमेजिनेबल है, उसको हम फिजिकल टर्म्स में कि प्रैक्टिकली उस चीज़ को हम इमेजिन नहीं कर सकते। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हैंस द टेम्परेचर केम डाउन, यूनिवर्स क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ और टेम्परेचर केम डाउन हुआ, मतलब कि जब ये एक्सप्लोजन नहीं हुआ उससे पहले अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा होगा, इसके वजह से कोई वहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तो इससे क्या पता चल रहा है पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ तो हमारा जो टेम्परेचर है वो कम हुआ। अब जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो बने, फॉर्म सम टाइम लेटर, कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम बन गए। द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स, अब जो क्या हुई फिर गैसेस कंडेंस्ड हुई, ठंडी हुई ग्रेविटेशन की वजह से, फिर उन्होंने गैलेक्सीज बनाई जो अभी हमारे प्रेजेंट डे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। अब बात करें हम इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब हमारी गैलेक्सी, अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, तो अर्थ कितने साल बनी है, कितने साल पुरानी, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। तो यह साइड में लिख लो ताकि ये याद रहे कि यूनिवर्स कितने साल पुराना है, 20 बिलियन, और अर्थ कितनी पुरानी है, 4.5। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, कितनी है अर्थ हमारी, 4.5, ये भी बिलियन है और यूनिवर्स भी बिलियन है। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, पहले की बात की जाए तो वहाँ पे अर्थ पे क्या नहीं था, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, ये भी PYQ में पूछा जाता है कि अर्ली कंडीशंस में अर्थ की जो एटमॉस्फेयर था कैसा था, ये कैसी उसकी सराउंडिंग्स थी जो वहाँ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या था वहाँ पे, देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, कोई नहीं था एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास कवर द सरफेस, वाटर वेपर, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते थे कहाँ से, मोल्टन मासेस, और वो अर्थ सरफेस को कवर करके रखते थे। द UV rays from the sun broken up water into hydrogen and oxygen and the lighter H2 escape, अब जब UV रेज पड़ी पानी पे तो उन्होंने उसको तोड़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जो लाइटर H2 था वो एस्केप कर गया। अब ऑक्सीजन कंबाइन करी कुछ अमोनिया के साथ एंड मीथेन टू फॉर्म द वाटर, ऑक्सीजन कंबाइन हो गई अमोनिया मीथेन के साथ और वाटर बना और CO2 बना, ये सारी चीज़ें बनी। तो ये सब बता रहे हैं कि पहले क्या था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, फिर धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें हुई, UV रे ने एक्ट करा, वहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर लाइट H2 निकल गई, ऑक्सीजन कंबाइन कर गई अमोनिया के साथ, मीथेन कंबाइन, और फिर क्या बना, वाटर बना, CO2 बना, और ये सारी चीज़ें बनी। अब जो ओजोन लेयर थी वो भी बनी, द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड as it cooled, the water vapor fell as rain to fill up the depression and form the oceans। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया तो वाटर वेपर जो थे वो रेन के फॉर्म में आए नीचे, और उन्हें जो गड्ढे थे, फाइंड फिल ऑल द डिप्रेशन में जो गड्ढे जो उनको फिल कर दिया और ऐसे ओशंस बने। Life appeared 500 million years after the formation of Earth, that is almost 4 billion years back। अब देखो इन्होंने कहा, ये इस लाइन से भी पूछेंगे कि कितने साल बाद अर्थ बनने के कितने साल बाद लाइफ आई, तो उसके 500 मिलियन साल बाद क्या आई, हमारी लाइफ एग्जिस्ट हुई जब अर्थ बन चुकी थी। और बिलियंस में बात की जाएगी, दैट इज़ 4 बिलियन ईयर बैक क्या पुरानी है, दैट इज़ लाइफ एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सारे हमें याद रखने, यूनिवर्स दैट इज़ 20 बिलियन, अर्थ इज़ 4.5 बिलियन एंड लाइफ इज़ 4 बिलियन। और मिलियंस में बात की जाए तो अर्थ के 500 मिलियन साल बाद। डिड लाइफ कम फ्रॉम द आउटर स्पेस, अब ये कुछ थ्योरीज हैं जिसमें कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो लाइफ है कहीं बाहर से आई है। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम द आउटसाइड, की लाइफ बाहर से आई है। जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे, थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पर्म, जो एक मतलब यूनिट है, बेसिक यूनिट है, उसे कहा गया इन्होंने स्पोर्स का, वो ट्रांसफ़र हुए डिफरेंट प्लैनेट से जहाँ अर्थ पे, तो ऐसे आई। अब इन्होंने कहा पेनिस्पर्मिया एज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये आइडिया अभी भी वो इस चीज़ में मतलब बिलीव करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ द डिकिंग एंड द रोटिंग मैटर लाइक द स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा। पहले ये भी माना जाता है कि लाइफ डेड एंड डिकेइंग मैटर से आई है, जैसे कि स्ट्रॉ, मड, ये जो सड़े हुए डिकेइंग और रोटिंग मैटर होता है उनसे आई है। दिस वॉज अ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये क्या थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी। तो लॉ ऑफ पेनिस्पर्मिया में क्या है कि स्पोर्स एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। लॉ ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहती है जो रोटिंग और डिकेइंग मैटर था वहाँ से लाइफ एग्जिस्ट हुई। Louis Pasteur, by careful experiment, demonstrated that the life came only from the
प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब ये इंपॉर्टेंट है कि किसने बताया था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, दैट इज़ लुईस पास्चर। तो द लुईस पास्चर बाय द केयरफुल एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट दैट द लाइफ केम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ही शोड दैट इन अ प्री स्टेलाइज्ड फ्लास्क मतलब बेसिकली उन्होंने जैसे उन्होंने कहा कि डेड और डिके वाले साइड की, तो प्री स्टेलाइज कर लिया मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो एकदम इन्फेक्शन फ्री है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लाइफ डिड नॉट केम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट, वहाँ पे लाइफ आई नहीं। वाइल दूसरे फ्लास्क में जो एयर में ओपन था वहाँ से नया ऑर्गेनिज्म अरोज करा फ्रॉम द किल्ड ईस्ट। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल। फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसमिस कर दिया गया पूरा, जिससे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि स्टेलाइज फ्लास्क लिया उसमें भी क्या है, उसके अंदर कुछ नहीं था, तो वहाँ पे डेड डिकिंग मैटर कुछ नहीं था, तो लाइफ आई नहीं। लेकिन जो ईस्ट थी वहाँ से आ गई क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही जनरेट होती है हमारी लाइफ। हाउएवर दिस डिड नॉट आंसर हाउ द फर्स्ट लाइफ फॉर्म केम अर्थ। अभी भी इसका आंसर नहीं मिला था कि पहली लाइफ अर्थ पे कैसे आई। अब जो ओप्रेन थे कहाँ के, रशिया के, और हेल्डेन थे इंग्लैंड के। इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रपोज करी फर्स्ट टाइम दैट फर्स्ट फॉर्म है लाइफ की वो कहाँ से आई है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है। तो लुईस पास्चर ने तो ये बताया था कि लाइफ आती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लेकिन जो ऑपरेन और हेल्डन थे उन्होंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई लाइफ, दैट इज एग्जाम्पल आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीड बाय द केमिकल इवोल्यूशन। और लाइफ कैसे बनी, क्योंकि केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू लाइफ बनी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो केमिकल इवोल्यूशन क्या कहता है कि एक डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना, किससे बनना, उसके इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। द कंडीशन ऑन द अर्थ, अब वही कि कंडीशन कैसी थी अर्थ पे। द कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। क्या था, रिड्यूसिंग, ये याद रखो क्या था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ना कि नॉन रिड्यूसिंग। ये भी PYQ में पूछा गया कैसा है, हाई टेम्परेचर है, वोल्केनिक इरप्शन है और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, जिसके पास मीथेन थी, अमोनिया था, एक्सेट्रा। अब जो 1953 में जो क्या करा, जो SL मिलर थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिमिलर कंडीशंस बनाई लेबोरेटरी स्केल पे, और उन्होंने ये दिखाया कि कैसे हुआ। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड द वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। तो जो SL मिलर थे उनके लिए जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था उसकी कंडीशन क्या की थी, कौन कौन सी गैस थी, और मीथेन, H2, अमोनिया और वाटर वेपर, और टेम्परेचर क्या था 800 डिग्री सेल्सियस। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, उन्होंने देखा अमीनो एसिड की फॉर्मेशन कैसे हुई। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर ऑब्जर्व, उन्होंने देखा इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व किया गया कि जो फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड द फैट्स, ये सारी चीज़ें भी बनी। एनालिसिस ऑफ मेटेरॉइड कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस अकरिंग एल्सवेयर इन अ स्पेस। अब जो क्या थे, मेटेरॉइड थे, उसके कंटेंट को भी क्या किया इन्होंने, उसके कंटेंट को भी जब देखा तो उसके कंटेंट भी यही रिवील कर रहे थे। उसके कंटेंट को एनालाइज किया गया और वहाँ से यही पता चला, इंडिकेट चला कि वहाँ पे भी यही प्रोसेस हो रहा है कहीं ना कहीं स्पेस में। विद दिस लिमिटेड एविडेंसेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्जेक्टर स्टोरी दैट इज केमिकल इवोल्यूशन वॉज मोर और लेस एक्सेप्टेड। अब इसके इतने ज़्यादा एविडेंसेस नहीं थे, इसलिए इसको इतना ज़्यादा माना नहीं गया, इसलिए इतनी इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली। That is, chemical evolution was more or less accepted. We have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. कि हमें कोई आइडिया नहीं है कि सबसे पहली फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, अपने आप को दोबारा बनाने वाला जो मेटाबॉलिक कैप्सूल है वो कैसे आया। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियंस ईयर बैक। अब लाइफ आई थी 4 मिलियंस ईयर्स में, अब जो नॉन सेलुलर फॉर्म है वो कब आई लाइफ की, 3 बिलियन ईयर्स बैक। तो वो भी वहीं लिख लो, मेंशन कर लो, जो नॉन सेलुलर है वो कब आ रही है, 3 बिलियन ईयर्स बैक। सब बिलियंस में ही चल रहा है, बस 500 वाला मिलियन में था कि अर्थ बनने के 500 मिलियन बाद वो आई। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल्स, वो क्या थे, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स से, किसके, RNA, प्रोटीन, इन सब के। अब ये पूरा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मिलर के एक्सपेरिमेंट की। इस डायग्राम को दिखा के भी PYQ आता है, पूछा जाता है कि ये सब क्या है, ये वैक्यूम पंप है, कौन कौन सी गैसेज हैं इसके अंदर, मीथेन, अमोनिया, H2 NH2, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये स्पार्क इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब ये देखो ये क्या है, वाटर आउटलेट है, ये कंडेंसर है, ये वाटर इनलेट है, अंदर जाएगा, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आई, यहाँ पे वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये बॉइलिंग वाटर। ये सब
इसकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की वजह से हर डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीज कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल परहैप्स, ये क्या है, ये कैप्सूल्स ने क्या करा, अपने आप को फर्दर रिप्रोड्यूस करा होगा, ये कह रहे हैं, ये बने। अब जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ थी वो पॉसिबली डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो, कि जो लाइफ है वो अभी तक ओरिजिनेट नहीं हुई थी। पहली जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म थी लाइफ की, डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स। All the life form were in the life arose slowly through। तो हम पढ़ रहे थे कि जो कैप्सूल्स हैं वो फर्दर रिप्रोड्यूस हुए होंगे और उन्हीं मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सबसे पहले बने। अब जो पहली सेलुलर फॉर्म थी लाइफ की, डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब लगभग 2000 मिलियन ईयर अगो पहले तक भी जो लाइफ थी, सेलुलर लाइफ अभी तक नहीं आ पाई थी। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स, क्या है वो प्रोबेबली सिंगल सेल्स ही रहे होंगे। जितनी भी लाइफ फॉर्म है वो वाटर इन्वायरमेंट में आई ओनली सबसे पहले। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, क्या ये जो वर्जन था बायोजेनेसिस का, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू इवोल्यूशनरी फोर्सेज फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। अब ये मेजॉरिटी लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तो कौन सी, अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की गई। अब क्या है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना चाहिए। वहाँ पूछ सकते हैं कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या कहती है, कि जो पहली फॉर्म है लाइफ की कहाँ से अरोज हुई, स्लोली धीरे धीरे इवोल्यूशनरी फोर्सेज से अरोज हुई, और कहाँ से, वो भी नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, और इस चीज़ को लोगों ने सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया। हाउएवर वंस फॉर्म्ड हाउ द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्व्ड इनटू कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे इज द फैसिनेटिंग स्टोरी दैट विल बी डिस्कस्ड बिलो। कि जो पहले तो सेलुलर फॉर्म आ गई, फिर उससे जो कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, ये एक फैसिनेटिंग स्टोरी है जो सबके लिए क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, कि एक छोटी सी सेलुलर लाइफ फॉर्म आई, उसके बाद से इतनी कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स आ थ्योरी, अब हम क्या पढ़ने पा रहे हैं, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि कैसे लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हुई। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जो मतलब हमारे रिलीजियस लिटरेचर्स हैं वो क्या बताते हैं, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशंस के बारे में बताते हैं। दिस थ्योरी हैज़ 3 कोनोटेशंस, इनके 3 कोनोटेशंस हैं। पहला है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीसीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, कि इन्हें ऐसे ही बना दिया गया था जैसे वो हमें देखती हैं। दूसरा है कि दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस द क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो, कि डाइवर्सिटी जब से सेम है, जब से ये क्रिएशन, ये दुनिया बनी है, और आगे फ्यूचर में भी ये सेम रहने वाली है। तीसरा है दैट द अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, कि बस जो है अर्थ जो है 4000 साल ही पुरानी है। ऑल दीज आइडियाज़ वर स्ट्रॉन्गली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब इन सारे आइडियाज़ को चैलेंज किया गया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वोएज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल। अब HMS बीगल क्या है, उनके शिप का नाम है। राउंड द वर्ल्ड तो किसने कही थी, चार्ल्स डार्विन ने। अब इनकी ऑब्जर्वेशन से इन्होंने बताया कि ये थ्योरीज चैलेंज की गई, कैसे, इनकी ऑब्जर्वेशन से, कि उनके बीगल, उनके शिप का नाम है HMS बीगल, और कौन थे वो, चार्ल्स डार्विन। उन्होंने कंक्लूड करा कि दैट द एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलैरिटी टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट ऑल्सो विद द लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। मतलब जितनी भी डाइवर्सिटी जो एग्जिस्ट कर रही है और जो एग्जिस्ट कर चुकी है, उन सब में क्या है, एक रिलेशन है आपस में। मैनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, और उनमें से अब ज़्यादा लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। देयर हैड बीन एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर्स गॉन बाय जस्ट एज न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री अर्थ। अब जैसे उन्होंने कहा था कि जो कि उन्होंने कोनेटेशन में क्या था कि डाइवर्सिटी जैसी बनी है वैसी ही रहेगी फ्यूचर में, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के, जो बहुत साल पहले एग्जिस्ट करती थी लाइफ में, उन मतलब अर्थ में, और अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि जो नए नए वहाँ पे चीज़ें इवॉल्व हुई, नए लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुई। देयर हैज़ बिन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। उन्होंने क्या है, उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे क्या चल रहा है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन चल रहा है लाइफ फॉर्म्स का। मतलब ग्रेजुअल इवोल्यूशन मतलब एक सीक्वेंस में इवोल्यूशन चल रहा है लाइफ फॉर्म्स का।
एनी पॉपुलेशन बिल्ट इन वेरिएशन इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक। अब कोई भी पॉपुलेशन बिल्ट होती है तो वेरिएशन जो है वो आना ही आना होता है कि तो वेरिएशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है जो भी पॉपुलेशन बनती है। दोज कैरेक्टरिस्टिक विच एनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस, क्लाइमेट, फूड एंड फिजिकल फैक्टर एक्सेट्रा वुड आउटब्रीड अदर्स दैट आर लेस एंड्यूर्ड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशंस। अब ये कह रहे हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स अनेबल करें सर्वाइव करने में नेचुरल कंडीशन में, मतलब जैसे कि क्लाइमेट कैसा है, कैसा फूड मिल रहा है, कैसे फिजिकल फैक्टर्स हैं, इन सब की वजह से वो आउटब्रीड करती हैं, अब वो अपनी प्रोजेनी भी बनाती हैं और दैट आर लेस एंड्यूर्ड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशंस। और जो बेसिकली कुछ जो होती हैं जो उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाती वो क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। अनदर वर्ड यूज इज़ फिटनेस। क्या वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, इन्होंने यूज़ किया था फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी पी क्यों पूछा गया है, अब इतना कोई इस पर ध्यान नहीं देता। क्या किया है, दूसरा क्या था उनका, फिटनेस या तो इंडिविजुअल की या फिर पॉपुलेशन की। अब फिटनेस क्या है, अकॉर्डिंग टू डार्विन अल्टीमेटली एंड ओनली टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। वो किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करते हैं। हैंस दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर्स। जो ज़्यादा फिट होगा वो अपनी ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ के जाएगा एज कम्पेयर टू अदर्स। दीज देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड मोर, हैंस आर सिलेक्टेड बाय द नेचर। वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करेंगे और नेचर उनको ही सिलेक्ट करेगा। ही कॉल्ड इट एज अ नेचुरल सिलेक्शन एंड इम्प्लाइड इट एज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। उन्होंने इस चीज़ को क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया और इस चीज़ को क्या बताया, यही मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का। और ऐसे ही क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट, हम ये भी याद रखते हैं कि जो एल्फ्रेड वेलेस थे, अब ये कौन थे देखते हैं कि ऑल्सो रिमेंबर दैट एल्फ्रेड वेलेस अ नेचुरलिस्ट। कौन थे, एक नेचुरलिस्ट जिन्होंने वर्क किया था मेले आर्कीपेगो। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि इन्होंने किस पे काम करा, तो इस पे इन्होंने किस पे वर्क किया। हैड ऑल्सो केम टू सिमिलर कंक्लूजन। इनका भी यही कंक्लूजन था उसी टाइम के आसपास। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपरेंटली अ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिकॉग्नाइजेबल और द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज एंड शेयर कॉमन इंसेस्टर्स। अब इन्होंने भी ये कहा कि विद द कोर्स ऑफ टाइम नए नए स्पीशीज़, नए नए ऑर्गेनिज्म आते हैं और जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं वो आपस में सिमिलैरिटी कुछ अपने एंसेस्टर के साथ शेयर करती है, अपने पूर्वजों के साथ उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिलती है। हाउएवर दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। भले ही वो एंसेस्टर कैसे प्रेजेंट हो, लाइव मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय पे वो प्रेजेंट है अर्थ पे। लाइक एपोज पीरियड्स एंड द एरास। तो ये क्या है, डिफरेंट पीरियड्स हैं, एपोज पीरियड्स एंड द एरा। अब जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है अर्थ की वो क्लोजली को रिलेट करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के साथ। मतलब जियोलॉजिकली जो जोग्राफिकल हिस्ट्री थी अब वो किसके साथ रिलेटेड थी, बायोलॉजिकल हिस्ट्री। कि जोग्राफिकली अर्थ इन्वायरमेंट ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन थी उस टाइम पे, बायोलॉजिकल हिस्ट्री हमारी ऐसी थी। अ कॉमन परमिसेबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज़ वेरी ओल्ड। तो यहाँ से क्या समझ आया कि अर्थ बहुत पुरानी है, ना कि सिर्फ 1000 ऑफ ईयर्स एज वॉज थॉट अर्लियर बट द बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। ऑब्वियसली हमारी अर्थ जो है बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ना कि 1000 ईयर्स ओल्ड। अब इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेस हैं। एविडेंसेस दैट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज़ इंडीड टेकन प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ केम फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स। फॉसिल आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स एंड द लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक्स। अब हमें कैसे पता चला कि इवोल्यूशन हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि इवोल्यूशन जो है क्या है, अर्थ पे ऑब्वियसली होना ही होना है, होता ही है तभी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब कैसे देख के पता चलता है हम कि पहले क्या चीज़ एग्जिस्ट करती थी और नेचर में अब वो नहीं है। तो फॉसिल्स क्या है, रिमेन्स है हार्ड पार्ट के लाइफ फॉर्म्स के जो रॉक्स में पाए जाते हैं। रॉक्स क्या बनाती है, सेडिमेंट्स बनाती है और एक क्रॉस सेक्शन बनाती है अर्थ क्रस्ट का, जो इंडिकेट करता है कि अरेंजमेंट क्या है सेडिमेंट्स का ओवर द पीरियड ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मतलब बेसिकली जब पुराना समय था तो उस टाइम पे कैसे चीज़ें प्रेजेंट थी, तो हम ही कैसे पता लगा सकते हैं, फॉसिल से पता लगा सकते हैं। फॉसिल्स हमें रॉक में मिलते हैं और रॉक क्या बनाती है, सेडिमेंट्स बनाती हैं। और सेडिमेंट्स मतलब क्या बनता है, एक क्रॉस सेक्शन टाइप बनता है अर्थ के क्रस्ट का, कि वहाँ पे कैसे अरेंजमेंट है सेडिमेंट्स का, पहले समय में कैसे अरेंज थे। डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। वही जो अलग अलग एज वाले, मतलब जैसे कुछ 1000 साल पुराना, कुछ बिलियन साल्स पुराना जो सेडिमेंट्स हैं वो क्या बताते हैं, उस टाइम पे उनके पास अलग अलग फॉसिल्स होते हैं, अलग अलग टाइम के और अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के। हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट। अब वो क्या मरे थे कि पर्टिकुलर सेडिमेंट बन रहा होगा तो उस टाइम पे वो उसके अंदर फॉर्म हो गए, उसके अंदर रह गए, डाई हो गए और सेडिमेंटेशन वहाँ बन गया, जिसके वजह से तभी वहाँ के उसके क्रॉस सेक्शन में हमें देखने मिलता है।
सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू द मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर क्या है वो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से, कुछ ऑफ देम उनमें से मॉडर्न ऑर्गेनिज्म की तरह हमें लगते हैं। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो खत्म हो चुके हैं उनके बारे में बताते हैं, जैसे कि डायनासोर्स के बारे में। अ स्टडी ऑफ फॉसिल एंड डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। अब ये पूछते हैं कि जियोलॉजिकल पीरियड कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो फॉसिल जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें जो डिफरेंट सेडिमेंट लेयर्स होती हैं वो इंडिकेट करती हैं जियोलॉजिकल टाइम के बारे में, जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में, कि एपोक्स में ये था और पीरियड्स में ये था, एरा में ये था, ये सब के बारे में। द स्टडी शो दैट द लाइफ फॉर्म वेरिड ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पेंस, कि यही दिखाता है कि अलग अलग लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती थी एक समय पे, और उसमें से कुछ लाइफ फॉर्म्स थी जो उसी टाइम पीरियड के लिए रेस्ट्रिक्टेड थी, और जैसे जैसे वो एरा, जैसे जैसे वो टाइम चेंज हुआ तो वो भी उस टाइम के साथ एक्सटेंड होती गई। Hence new forms of life have arisen at different times in the history of the earth, कि जो नई फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो अराइज हुई डिफरेंट टाइम पे, हिस्ट्री अर्थ मतलब अर्थ की हिस्ट्री बेसिकली यही बताती है कि नई लाइफ फॉर्म आती रही डिफरेंट टाइम पे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लाइफ फॉर्म आती रही है। ऑल दिस इज कॉल्ड अ पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब ये सब क्या कहलाते हैं? पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो अब पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस एक एविडेंस है कि इवोल्यूशन हुआ है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? बेसिकली फॉसिल्स के बारे में। तो फॉसिल्स किसके अंदर आते हैं? पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर आते हैं। अब इन्होंने कहा कि हम फॉसिल्स की ये कैसे एज कैलकुलेट करते हैं, कितने साल पुराना, तो उसके लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग जो टेक्निक है वो यूज़ किया जाता था, जो हम 8 9 क्लास में पढ़ते थे कि रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होता है, जिसके थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं कि फॉसिल कितने साल पुराना है। अब एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट क्या क्या है इवोल्यूशन के? वॉज ऑल्सो प्रपोज बाय द अर्नेस्ट हैकेल। अब ये किसने बताया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट्स के बारे में? अर्नेस्ट हैकेल ने बताया था। बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट आर एब्सेंट इन द एडल्ट। अब इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ऑब्जर्व करे कुछ फीचर्स हर एक एम्ब्रियोनिक के जो वर्टिब्रास हैं सबके एम्ब्रियो उन्होंने देखे। उस टाइम पर उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हर एक के एम्ब्रियो में प्रेजेंट है लेकिन एडल्ट में गायब है। फॉर एग्जाम्पल कि एम्ब्रियो जितने भी वर्टिब्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, उन सब के एम्ब्रियो में इंक्लूडिंग ह्यूमन एक क्या बनती है? रो बनती है वेस्टिजियल ग्लिसरिड्स की। कहाँ पे? हो बिहाइंड द हेड। बट वो फंक्शनल ऑर्गन है सिर्फ फिश में, और किसी में नहीं पाया जाता वर्टिब्रेट में। तो ये क्या था? इनका एक ऑब्जर्वेशन थी। तो इसने वही कहा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट की ये क्या चीज़ें इवॉल्व हुई हैं कि हर एक वर्टिब्रा के एम्ब्रियो में वो चीज़ है जब वो एम्ब्रियो है, लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट में बन रहा है तो वो चीज़ गायब हो जा रही है, सिर्फ एक ही है जिसके अंदर वो फंक्शन मिलती है, दैट इज़ फिश। However, this proposal was disapproved on the careful study performed by Carl Ernest von Baer। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस और उसको डिस्कार्ड किसने करा? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। अर्नेस्ट हैकेल ने दिया और उसको डिस्कार्ड करने वाला भी अर्नेस्ट है, लेकिन वो कौन था? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। ही नोटेड दैट जो एम्ब्रियोज हैं वो कभी पास नहीं होते थोड़ा एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता, उनका कहना ये था। Comparative anatomy and morphology shows similarities and differences among organisms of today and those existed years ago। अगर हम उनकी एनाटमी के अंदर से उनके क्या है जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है तो कैसे दिखता है, और मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसे दिखता है, तो उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखने मिलते हैं जो ये बताते हैं जो पहले एग्जिस्ट करते थे और अब जो एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजिकली कुछ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस देखने मिलते हैं। Such similarity can be interpreted to understand whether the common ancestor was shared or not। अब ये सिमिलरिटीज़ यही बताती हैं कि उन्होंने कॉमन एंसेस्टर शेयर करे हैं कि क्या मतलब उनके पूर्वज एक थे कि नहीं थे। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो व्हेल्स, बैट्स और चीता और ह्यूमन या सारे मैमल्स क्या शेयर करते हैं? सिमिलरिटी शेयर करते हैं इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ 4 लिम्स। उनके 4 लिम्स में जो बोन्स होते हैं लाइक ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, ये सारी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना 4 लिम्स की बोन्स हैं। तो ये 4 लिम्स की जो बोन्स हैं वो क्या परफॉर्म करती हैं?
दो दीज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में इनका काम अलग है, दे हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सबका सेम है। सबके पास क्या है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस हैं उनके फोर लिम्स में। तो मतलब जैसे सबके फोर लिम्स हैं, सबके हाथ है, तो वहाँ ह्यूमरस मिलेगी, रेडियस मिलेगी, अल्ना भी मिलेगी। तो लेकिन इनका जो काम है सब में अलग अलग है, लेकिन इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। हैंस इन दीज एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स। अब क्या हुआ, इसमें सेम स्ट्रक्चर डेवलप हुआ डिफरेंट डायरेक्शंस में, मतलब एक ही चीज़ थी लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शंस में चली गई। और क्यों चली गई, ड्यू टू अडेप्शंस ऑफ डिफरेंट नीड्स, क्योंकि इनकी सबकी आवश्यकताएं अलग थी। मान लो इसकी आवश्यकता थी ग्रैस्प करने की, इसकी थी मोशन की, जो भी रही होगी, तो अलग अलग डायरेक्शंस आए और अलग अलग नीड्स है, जिसकी वजह से एक ही ऑर्गन, एक ही चीज़ अलग अलग डायरेक्शंस में डेवलप हो गई और उसका काम अलग अलग हो गया। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और इसे क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है इसी को। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलोगस। और कैसे स्ट्रक्चर है ये, होमोलोगस। तो होमोलोगस क्या इंडिकेट करता है, कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब इनके एंसेस्टर्स, इनके पूर्वज सेम थे, तो ये सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री। और हमेशा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, तो ये बोलते हैं होमोलोगी लीड्स टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, HD, लाइक HD क्वालिटी। होमोलोगी ऑलवेज लीड्स टू डाइवर्जेंट, ये चीज़ याद रखने के लिए, HD। होमोलोगी इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री, वही आगे होमोलोगी क्या इंडिकेट करती है, कॉमन एंसेस्ट्री इंडिकेट करती है। अब दूसरे एग्जांपल है, अदर एग्जांपल आर, कि जो क्या है, वर्टिब्रा का हार्ट और ब्रेन। इन प्लांट ऑल्सो द थॉर्न्स एंड द टेंड्रिल। अब प्लांट्स में बात करी जाए, जो थॉर्न और टेंड्रिल हैं वो बोगनविलिया और कुकुरबिटा के रिप्रेजेंट क्या करते हैं, होमोलोगी करते हैं। और होमोलोगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब होमोलोगी किस पे बेस्ड है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे। अब वहीं पे अगर हम एनालॉगी की बात करते हैं, रेफर्स टू अ सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, मतलब कि वहाँ पे कॉमन एंसेस्ट्री नहीं मिलेगी। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई है, बर्ड्स के लुक अलाइक, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एनाटॉमिकली वो सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है। और वो लेकिन क्या परफॉर्म करता है, सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो होमोलोगी वो हुई जहाँ पे एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन उनके फंक्शन अलग है और वहाँ कॉमन एंसेस्ट्री है। एनालॉगी ये इंडिकेट करती है कि उनका फंक्शन सेम है, दिखने में एक जैसे लिख सकते हैं, लेकिन एनाटॉमिकली वो सेम नहीं है, उनका कॉमन ओरिजिन नहीं है और वहाँ पे कॉमन एंसेस्ट्री भी नहीं है। इसलिए जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं उससे क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, लाइक A for is analogy and C for convergent evolutions. Different structure evolving for the same function, डिफरेंट अलग स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वहाँ स्ट्रक्चर सेम था लेकिन काम डायरेक्शन अलग था, यहाँ स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है लेकिन सेम फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे इनके पास सिमिलैरिटी है। अब किसके एग्जांपल्स क्या क्या है एनालॉगी के, एनालॉगी से आई ऑफ द ऑक्टोपस, आई का काम क्या है, देखना, देखेगी, मैमल में भी देखेगी। फ्लिपर्स क्या है, पेंगुइन के लाइक स्विमिंग, डॉल्फिन्स इसमें भी हेल्प करेगी, लेकिन इनके ओरिजिन अलग अलग है। तो क्या हुआ, आई ऑफ एन octopus, mammal, flippers of penguin and dolphin. One can say that the similar habit that has resulted in a selection of similar adaptive features in different groups of the organism but toward the same functions. तो हम इसे दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे सिमिलर हैबिट जो थी जिसकी वजह से सिलेक्शन हुआ सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स का डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि उनकी क्या थी, अडेप्टेशन सेम थी, उनकी हैबिटेट सेम थी, इसलिए वहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स आए, लेकिन काम की वजह से, नीड की वजह से वो एक काम करने लगे बट टूवर्ड द सेम फंक्शन, और किधर की तरफ चले, सेम फंक्शन की तरफ इवॉल्व हुए। इसका एक और एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, क्या है, रूट मॉडिफिकेशन, और पोटैटो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन। लेकिन क्या करते हैं, लेकिन काम है इनका स्टोरेज ऑफ फूड, दोनों फूड को स्टोर करें, लेकिन एक क्या है रूट का मॉडिफिकेशन और एक क्या है स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एनालॉगी का एग्जाम्पल है। इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसी में अगर हम बात करें तो सिमिलैरिटी दिखती है हमें प्रोटीन्स और जीन्स में। Same line of the argument, similarities in proteins and the genes performing a given function among diverse organisms give clues to common ancestry. किस चीज़ का क्लू दे रहे हैं वो भी कॉमन एंसेस्ट्री का हमें क्या दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं, प्रोटीन और जीन्स। तो अब ये कह रहे हैं कि किसका, वो इंडिकेशन दे रहे हैं कॉमन एंसेस्ट्री का, तो प्रोटीन और जीन्स किसका एग्जाम्पल हो गए, होमोलोगी का एग्जाम्पल हो गए। These biochemical similarities point to the same shared ancestry as a structural similarity among diverse organisms. अब इन्होंने यहाँ कहीं नहीं होता कि होमोलोगी, लेकिन लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये होमोलोगी को इंडिकेट करते हैं। अब वो एग्जाम्पल में
इसे भी रख सकते हैं कि ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, होमोलोगस का ही एग्जाम्पल है. Man has bred selected plant and animal for agriculture, horticulture, sport, or security. Man has domesticated many wild animal and crops. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds, like example dog, but still are of the same group. It is argued that if within hundred of years man could create new breeds, could not nature have done the same over million of years? तो इन्होंने इस एग्जाम्पल से ये बताना चाहिए कि इंसान ने ये चीज़ क्या कर दी, कुछ हंड्रेड ऑफ ईयर्स में कर दी. नेचर नहीं कर सकते क्या ये चीज़, नेचर ने भी करी है. अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशन क्या थी, बाय नेचुरल सिलेक्शन केम फ्रॉम द इंग्लैंड. कहाँ से आया नेचुरल सिलेक्शन? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पेरेंटोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा, ये देखा कि इंसान ऐसा कर सकते हैं तो नेचर नहीं कर सकती. अब दूसरा एक और आया, दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन इन अ कलेक्शन ऑफ मॉथ. अब वहाँ क्या हुआ, मॉथ को कलेक्ट किया गया 1850s के टाइम पे, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था. ये ऑब्जर्व किया गया कि वहाँ पे मोर वाइट विंग मॉथ थे जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था ट्रीज पे, देन डार्क विंग मॉथ्स या फिर मेलेनाइज मॉथ. डार्क विंग को हम मेलेनाइज मॉथ्स भी कहते हैं. अब जैसे जैसे वहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ गया. हाउ इन द कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम द सेम एरिया. जब दोबारा कलेक्शन किया गया, जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था 1920 में, तो देखा गया वहाँ पे डार्क विंग वाले मॉथ्स ज़्यादा मिल रहे थे उसी एरिया में. तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शन उल्टा हो गया. मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, वहाँ पे कम पॉल्यूशन था, एकदम साफ इन्वायरमेंट था, तो वहाँ पे वाइट वाले मॉथ क्या थे, ज़्यादा थे. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, एरिया पॉल्यूटेड हो चुका था और डार्क हो चुका था. तो अब वहाँ क्या मिली, वाइट वालों की पॉपुलेशन कम हो गई, डार्क वालों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई. तो प्रोपोर्शन पूरा एकदम रिवर्स हो गया. देखो डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ भी है. अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन आया कि द एक्सप्लेनेशन पुट फोर्थ रखा गया कि ये ऑब्जर्वेशन दैट द प्रीडेटर विल स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड. अब जो प्रीडेटर था, उसका जो शिकारी था, उसने क्या करा, मॉथ को स्पॉट कर लिया अगेंस्ट अ कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड. अब बैकग्राउंड डार्क था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ट्री सब बाग एकदम डार्क हो चुके थे, तो वाइट वाला ईजिली दिख सकता था उसके प्रीडेटर को. तो वो ईजिली था, ईजिली उसको स्पॉट किया गया और उसको फिर इसलिए उसको वो ईजिली उसको स्पॉट किया गया और इसलिए उसकी पॉपुलेशन कम होती गई. ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द ट्री ट्रंक बिकम डार्क. अब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप हो चुका था, जो ट्री ट्रंक थे डार्क हो चुके थे इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से. अंडर दिस कंडीशन जो वाइट विंग वाले मॉथ थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए अपने प्रीडेटर्स की वजह से, और डार्क विंग वाले जो थे या फिर मेलेनाइज थे वो अब सर्वाइव कर पाए. अगर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो वहाँ पे जो थिक ग्रोथ थी ऑलमोस्ट वाइट कलर लाइकेंस की, जो ट्रीज को कवर करते थे उस बैकग्राउंड में, क्योंकि वाइट विंग वॉक सर्वाइव कर रहा था लेकिन डार्क वाला उस टाइम नहीं कर पा रहा था, तब उसको प्रीडेटर्स खा जाते थे. तो डू यू नो दैट लाइकन कैन बी यूज एज अ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. तो हम लाइकन्स को क्या यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह भी यूज़ करते हैं. दे विल नॉट ग्रो इन द एरिया दैट आर पॉल्यूटेड. वो उस एरिया में ग्रो नहीं करेंगे जहाँ पे पोल्यूशन होगा. हैंस मॉथ दैट वर एबल टू कैमोफ्लेज देम सेल्फ दैट इज हाइड इन द बैकग्राउंड सर्वाइव. इसलिए जो मॉथ थे जो अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाए, अपना कलर चेंज कर पाए विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, वो सर्वाइव कर गए. ये अंडरस्टैंडिंग इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन द एरिया वे इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर, एग्जाम्पल इन रूरल एरियाज, द काउंट ऑफ द मेलेनिक मॉथ वॉज लो. तो अभी इस अंडरस्टैंडिंग से हमें ये भी पता चला इस ऑब्जर्वेशन से कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उस एरिया में अभी भी वहाँ पे मेलोनिक वाले मॉथ्स जो थी उनकी पॉपुलेशन या उनका नंबर जो था अभी भी कम था. दिस शो दैट इन अ मिक्स पॉपुलेशन दोज कैन बेटर अडेप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज. इससे क्या पता चलता है कि मिक्स्ड पॉपुलेशन अगर है तो जो अच्छे से अडेप्ट कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा और इंक्रीज होगा उसकी पॉपुलेशन साइज में, तो वही वो क्या होता है, वो रह पाता है. रिमेंबर दैट नो वेरिएंट इज कम्प्लीटली वाइप आउट. ये भी याद रखना है कि कोई भी पूरा एकदम गायब नहीं हो पाएगा, कोई भी वेरिएंट की पूरा ही एकदम खत्म हो जाए, कोई नामो निशानी ना बचे. सिमिलरली एक्सेस यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स, जो हम हर्बिसाइड्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह को, तो उससे क्या हुआ, सिलेक्शन हो रहा है रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का इन मच लेसर टाइम स्केल. बहुत टाइम पीरियड कम मिल रहा है और रेजिस्टेंट वेराइटी सेलेक्ट हो जा रही है. दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द माइक्रोब. ऐसे ही माइक्रोब्स के लिए भी ये चीज़ ट्रू है. व्हेन वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक और ड्रग अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सेल्स, जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, सेल्स है, वो
विद इन मंथ और ईयर्स में अपीयर हो जाते हैं, अब उनको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। ये एग्जाम्पल सबके हैं इवोल्यूशन के। अब ये इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस, मतलब ये इवोल्यूशन किसने कराया? हम इंसानों ने कराया, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चीज़ें बन रही हैं और हर्बिसाइड्स वगैरह सब ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके रजिस्ट होते जा रहे हैं, उनको अब उनका असर ही नहीं होता। तो ये इवोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? इंसानों की वजह से हो रहा है, इसलिए क्या गया उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। दिस ऑल्सो टेल्स अस दैट इवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, इट इज़ अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। तो ये हमें ये भी बताता है कि जो इवोल्यूशन है वो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कोई डिटरमाइन कर दे कि हाँ भाई अब ये चेंज आएगा। ये क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो चांस इवेंट पे, कि वहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नेचर में हो रहा है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। कैसा है? स्टोकेस्टिक प्रोसेस है एक। और जो किस पे बेस्ड है? चांस इवेंट्स पे बेस्ड होता है, कि उस टाइम पे नेचर पे क्या कंडीशन थी और क्या क्या उस टाइम पे क्या इवेंट हुआ। तो इसलिए कहा है कि इवोल्यूशन एक कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको हम पहले से बता पाएँ। ये एक स्टैटिस्टिक ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। स्टैटिस्टिक प्रोसेस मतलब जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। और ये किस पे बेस्ड है? चांस इवेंट्स पे बेस्ड है नेचर के, और चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म, और कैसा म्यूटेशन हो जाए ऑर्गेनिज्म में। तो ये सारे हमने एविडेंसेस पढ़े कि इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेस थे। पैलेंटोलॉजिकल में ऑफ फॉसिल्स देखे, एम्ब्रियोलॉजिकल में कि एम्ब्रियो शेयर करते हैं, अर्नेस्ट हैकेल ने बताया था, लेकिन इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर हमने होमोलॉजी, कॉमन एंसेस्ट्री देखी कि हाँ एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर्स और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस मिलते हैं। उन्हीं के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कॉमन एंसेस्ट्री है कि नहीं है। इस बेसिस पे नहीं कह सकते कि कुछ स्ट्रक्चर्स मिले और वो फिर गायब हो गए। तो उसमें फिर हमने होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन पढ़े। होमोलोगस क्या करता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करता है, दैट इज हमने इसकी ट्रिक है HD। और AC मीन्स एनालॉगस से क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। होमोलोगस में क्या था? वहाँ स्ट्रक्चर सेम था, लेकिन विद द एडेप्टेशन डिफरेंट नीड्स की वजह से वो अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हुए, उनका फंक्शन अलग हो गया। और एनालॉजी में क्या पढ़ा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, लेकिन उनकी नीड और एडेप्टेशन सेम है, इसलिए वो सेम काम सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि हम एडेप्टिव रेडिएशन क्या है। और बेसिकली इवोल्यूशन समझने से ज़्यादा मतलब इसमें चीज़ें डाटा रिमेंबर करना और कुछ पार्ट समझने वाला ऐसा है। तो जितने ज़्यादा डाटा कि ईयर्स अर्थ कितने पहली पुरानी है, लाइफ कितने पुरानी है, थ्योरी ऑफ स्पोरोजेनेसिस क्या कहती है, पेनस्पर्मिया कहती है, बायोजेनेसिस क्या है, बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, एसल मिलर ने क्या करा, HMS बीगल क्या था, डार्विन ने क्या बोला, उसने फिटनेस किसके बारे में यूज़ करा, सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में यूज़ करा है या पॉपुलेशन के बारे में यूज़ करा है? तो उन्होंने दोनों के लिए यूज़ करा है। फिर उसी टाइम पे दूसरे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेम कंक्लूजन पे निकले? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो इसको पढ़ लेना और इसके PYQ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।